हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 2 मई 2023। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हम अपनी आज की क्लास का स्ट्रक्चर। तो ये एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड स्टूडेंट्स क्लास रहने वाली है। 14 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक अफेयर्स के, फिर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 2 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम लेवल में जो प्री लेवल के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, और 2 होंगे फाइनेंस और इकोनॉमी के। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। इंडिया में राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क सिंपली एक जू है। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ये जू जो है ये बनाया गया है। कहाँ पर है ये? क्या ये आपको मिलेगा? गुजरात स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो स्टूडेंट्स, ये जो जू है ना ये असल में पुणे में। ठीक है, तो पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, यह राजीव गांधी जू या कात्रज जो एग्जैक्ट जगह है पुणे के आउटस्कर्ट्स पे, वहां पर यह जू बना हुआ है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको स्टूडेंट्स ये देखने को मिल जाएगा, और इसको सेटअप किया गया था 1999 में। और यहाँ पर जो टोटल एरिया है इसका 130 एकड़ में ये पूरा जू फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा फिर से स्टैटिक अफेयर्स का। फिशिंग कैट, जिसको आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये स्टेट एनिमल है इंडिया की कौन सी स्टेट का? तमिलनाडु, मेघालय, तेलंगाना या फिर वेस्ट बंगाल? तो फिशिंग कैट इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच इंडियन स्टेट? स्टूडेंट्स, असल में फिशिंग कैट स्टेट एनिमल होता है वेस्ट बंगाल स्टेट का। ठीक है, तो ये एक मीडियम साइज कैट है जो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी दी गई है, और ये आपको इंडिया में स्टेट एनिमल मिलेगी ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, शुरू करते हैं करंट कैटेगरी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, तो रिसेंटली इन्फ्लेशन रेट रिलीज किया गया अप्रैल 2023 में। देखो होता क्या है, अब अप्रैल में जो रेट रिलीज किया गया ना उसमें डाटा मार्च तक का कवर्ड है। अभी मई मंथ में जो रिलीज किया जाएगा उसमें डाटा अप्रैल मंथ तक कवर होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना डाटा, इसमें मार्च मंथ तक का ही डाटा कवर्ड होगा। तो क्या, और यहां पर हम बात करें CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, तो आपको पता है CPI WPI दो तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो CPI के हिसाब से क्या इन्फ्लेशन का डाटा आया है? 4.5%, 5.5%, 5.66% या फिर 7.5%। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि एक थोड़ी रिलीफ वाली चीज है कि इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो काफी पॉजिटिव आया है, 5.66%। वैसे तो आपको पता है 6% से नीचे रहना चाहिए, और आप मतलब हम कह सकते हैं 6% से नीचे, पर बहुत कुछ करना पड़ा इसको 6 से नीचे लाने के लिए। और अभी ये यहाँ पर स्टेबल रहे या फिर और नीचे आए वो बढ़िया रह जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो रिलीज हो चुका है। तो इसमें क्या बताया गया है कि 16 मंथ के लो पे 5.66% यहाँ जो डाटा है वो मार्च मंथ में रिलीज हुआ। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें एग्जैक्टली एक साल पहले मार्च 2022 से, तो ये डाटा था 6.95% के आसपास। आप देख सकते हो एक साल पहले डाटा ऑलमोस्ट 7% की महंगाई दर पे था। अब तो उसके मुकाबले काफी हद तक आप कह सकते हो रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बार बार मॉनेटरी रेट्स को इस तरह से चेंज करती है कि ये रिलीफ मिले। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोशिश करी कि ग्रोथ वगैरह तो चलो बाद में देख लेंगे, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तीसरा, थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। इन पर्सन मतलब जब क्वाड के जो लीडर्स है साथ में मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये भी एक इन पर्सन क्वाड का समिट हुआ था। पहली बार इन पर्सन क्वाड समिट डोनाल्ड ट्रंप ने USA में होस्ट किया था, अब है तीसरा वाला। थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट जो है ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछा जा रहा है ये जो क्वाड 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग होती है, इसमें जो 4 कंट्रीज हैं कौन से रीजन की है? क्या ये यूरोपियन कंट्रीज है, क्या ये अफ्रीकन कंट्रीज है, क्या ये इंडो पैसिफिक कंट्रीज है, क्या फिर ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज? देखो बहुत ईजी है, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और इंडिया ये किस ग्रुप में फिट होते हैं? क्या यूरोप में फिट होते? नहीं। क्या ये अफ्रीका में फिट? अफ्रीका में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, क्या ये साउथ अमेरिका में फिट होते हैं? साउथ अमेरिका की कोई कंट्री है ही नहीं जब यहाँ पर। तो एक ही यहाँ पर असल में ग्रुपिंग है जो फिट बैठती है, वो है इंडो पैसिफिक। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो, इंडो पैसिफिक मतलब ये इंडियन ओशन का रीजन इतना बड़ा, और यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन का इतना बड़ा रीजन। ठीक है, अब इंडो पैसिफिक में कौन कौन सी कंट्री फिट होगी? इंडिया आ गया, ठीक है, इंडियन ओशन में। जापान आ गया, ये बिल्कुल इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा पैसिफिक ओशन में। और ऑस्ट्रेलिया जो US है वो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक बिल्कुल सही आप कह रहे हो डेफिनेशन रहेगी इस क्वाड ग्रुप को मेंशन करने की। और 24 मई मंथ की जो ऑलमोस्ट लास्ट वीक होगा तब ये मीटिंग होगी इन ऑस्ट्रेलिया, चारों कंट्रीज के जो लीडर हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये इस तरह से इन पर्सन मीटिंग में बैठेंगे।
कॉड का अगर आपको मेन मोटिव बताऊं तो देखो, इसका मेन मोटिव कुछ लोगों को लगता है चाइना के अगेंस्ट, ऐसा देखो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं है। इसका मेन मोटिव है इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको फ्री रखना, उसको सेफ रखना, ये मेन मोटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करनी है नेशनल गेम्स अक्टूबर 2023 में। ये अनाउंस हो चुका है कि ये नेशनल गेम्स होस्ट कहाँ की जाएंगी। तो क्या ये जो नेशनल गेम्स हैं जिनको अक्टूबर 2023 में इनॉग्रेट किया जाएगा, क्या ये रखी जाएंगी नेहरू स्टेडियम चेन्नई में, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में, या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोदरा में जो गुजरात में? तो अगर आपको इतना भी पता है कि कौन सी स्टेट होस्ट करने जा रही है तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स असल में पिछले साल भी वैसे गुजरात और गोवा के बीच में फाइट थी। पिछले साल गुजरात ने इस चीज को जीत लिया था, इस साल ये जो इवेंट है ये होस्ट करेगा गोवा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गोवा के जो चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है प्रमोद सावंत जी। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो इनॉग्रेट करेंगे नेशनल गेम्स को अक्टूबर मंथ में इन द स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, काफी अच्छी चीज है। पहले मतलब नेशनल गेम्स में ना बहुत लंबा गैप आ गया था, काफी टाइम तक हम इसको होस्ट नहीं कर रहे थे, पर अब फिर से इसको वापस से होस्ट करना शुरू कर दिया गया है और वेरियस स्टेट्स में इसको रखा जाता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 64 इयर्स के वेट के बाद रामन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन ने पर्सनली यहां पर 1959 का रामन मैगसेसे अवार्ड जो है वो दलाई लामा जी को दिया। मतलब ये अवार्ड अनाउंस कर दिया था 1959 में, पर उनको मिलकर पर्सनली जो अवार्ड है अब 2023 में दिया गया, 64 इयर्स के वेट के बाद। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इतना वेट क्यों लग गया। पहले तो यहाँ पर पूछ रहे हैं रेमन मैगसेसे अवार्ड है क्या? क्या ये एक नोबेल प्राइज है पीस का? ये तो नहीं है। क्या पुलिट्जर प्राइज है? वो तो अलग होता है। क्या अकेडमी अवार्ड है? वो भी अलग होता है। ठीक है, तो ऑस्कर की बात होगी। तो रेमन मैगसेसे क्या है? एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है अगर आप एशिया के रीजन से मेजरली जुड़े हुए। ठीक है, अब मेन रीजन कि क्यों ये जो अवार्ड है 64 इयर्स के बाद दिया गया, क्योंकि जब ये अनाउंस किया गया था ना उस टाइम पे तो जैसे आपको पता है 1950 तक तो अलग से कंट्री थी तिब्बत, वो थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना ने 1950 में क्या किया, तिब्बत पे अटैक कर लिया। दलाई लामा जी तिब्बत में रहते थे। ठीक है, लहासा में तो बहुत सारे लोग जो बौद्ध धर्म से जुड़े थे, तिब्बत की सरकार से जुड़े थे, वो तब से इंडिया की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया और इंडिया ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे। तो बहुत सालों तक ये लोग इन एग्जाइल रहे। ठीक है, ये ज्यादा मूव नहीं कर सकते। अभी भी आप देखो तो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से ही काम करती है। ठीक है, तो ये मेन रीजन था कि तब ये जो अवार्ड है डायरेक्टली दलाई लामा जी को नहीं दिया जा पाया और उनके शायद ब्रदर ने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया था, या लिखा भी हो कहीं। उनके कोई सिबलिंग थे जिन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया था और इतने सालों के बाद ये अवार्ड जो पर्सनली जो है दलाई लामा जी को दिया गया। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है टेलोस 2 और लुमिनाइट 4 ये असल में रिसेंटली सैटेलाइट्स हैं, स्पेस लॉन्च हुआ इनका, ये काफी न्यूज में। पर किसकी सैटेलाइट है? क्या ये दो इंडियन सैटेलाइट्स हैं? क्या ये दो सिंगापुरियन सैटेलाइट्स हैं? क्या ये दो रशियन सैटेलाइट्स हैं? या फिर ये दो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं? तो टेलोस 2 और लुमिनाइट 4 रिसेंटली न्यूज में ये मतलब किन की सैटेलाइट्स हैं? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ये दो सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं। और न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसरो ने इनको लॉन्च किया। तो इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज किया, आप देख सकते हो इसको, PSLV को यूज किया और दो सिंगापुर की जो सैटेलाइट्स थी उनको ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। इनके नाम आप थोड़े से ध्यान में रखना, टेलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4। ठीक है, चलते अपने 8th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया एक पोर्टल, इसका नाम है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। इंडिया हैंडमेड पोर्टल क्या रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा? ये जो इंडिया हैंडमेड पोर्टल है स्टूडेंट्स, एक तरह से ब्रांड इंडिया को और प्रमोट करने के लिए इसको लेकर आया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर। ठीक है, इसमें जो लोकल आर्टिस्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो जैसे आपको बताया कंपनी का नाम है OpenAI, उनका प्रोडक्ट है ChatGPT, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा न्यूज में। अब इसका राइवल मतलब इसी की तरह काम करने वाला, उसका नाम है गीगा चैट। तो जिस तरह से ChatGPT काम करता है एक और सिस्टम आ चुका है, वैसे तो गूगल का बार्ड आ चुका है, बहुत सारी आ चुकी है, अब गीगा चैट भी आ चुका है। ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया गीगा चैट? USA, इंडिया,
रशिया या इजराइल? तो वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है चैट जीपीटी का राइवल गीगा चैट, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बॉट है। तो स्टूडेंट्स असल में गीगा चैट को लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। तो गीगा चैट यहाँ पर चैट जीपीटी के आप कह लो कंपटीशन में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये रशियन वर्जन है, रशियन राइवल है टू चैट जीपीटी। और आपको पता है रशिया मतलब वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व है, पर रशिया की ये चीज़ हमेशा होती है कि जो भी मतलब दुनिया में कुछ बहुत फेमस हो ना, तो रशिया अपना वर्जन निकाल देता है उसका, ठीक है। तो आप कह सकते हो चैट जीपीटी का रशियन वर्जन है, उसका नाम है गीगा चैट, ठीक है। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन करंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के, 2 क्वेश्चन होंगे फाइनेंस और इकोनॉमी के। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को कहाँ होस्ट किया? तो एससीओ में। वैसे तो एससीओ का जो मेन समिट है वो भी आने वाला है, पर एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग आप देख सकते हो, सारी एससीओ कंट्रीज और कुछ कंट्रीज को हमने इनवाइट किया, उन सबके डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आए। क्या पुणे में होस्ट किया गया ये इवेंट, जयपुर में, न्यू दिल्ली में या इंदौर में, ठीक है। जो चाइना की तरफ से मतलब सारी कंट्रीज की तरफ से जो पूरी टीम थी वो इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट हुई। पाकिस्तान की तरफ से मतलब वर्चुअली उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, उनकी प्रॉपर टीम यहाँ पर नहीं आई। तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है न्यू दिल्ली। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग को रिसेंटली होस्ट किया न्यू दिल्ली में, ठीक है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईरान को हमने बुलाया। डिफेंस पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर अटेंड किया। आपको पता है एससीओ की वैसे 8 मेंबर्स हैं, पर इस साल जो है एससीओ का 9वां मेंबर जो है वो ईरान ऐड हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का, ठीक है। ये 11th और 12th ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप मतलब एज इट इज एग्जाम में अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो, करंट या जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है। और रेलवे मतलब देख सकते हो कि रेलवे सिस्टम से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स है और आपको इनमें से करेक्ट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो रेलवे बजट है इसको यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया था 2017। मतलब 2017 से पहले रेलवे बजट अलग अनाउंस होता था, यूनियन बजट अलग अनाउंस होता था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है असल में ये रिकमेंडेशन थी आकवर्थ कमेटी की, जिसने बोला था कि रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर देना चाहिए 1924 में। असल में ये जो रिकमेंडेशन है आकवर्थ कमेटी की तब आई थी, ठीक है। अब आपको बोले इनमें से करेक्ट ढूंढो। अगर आपको लगता है सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है तो 1 ओनली, 2 ओनली। अगर आपको लगता है दोनों सही है तो बोथ 1 and 2। अगर आपको लगता है दोनों ही गलत है तो नीदर 1 नॉट 2। इसका स्टूडेंट सही आंसर है बोथ 1 and 2। रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट से 2017 में, ठीक है। तो 1924 से जो ब्रिटिश सिस्टम चल रहा था उसको यहाँ पर खत्म किया गया था 2017 से। तो पहली लाइन से हमको दोनों आंसर वैसे तो मिल ही गए। नीति आयोग की कमेटी थी, इसको हेड करे थे बिबेक देबरॉय। इन्होंने असल में एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो दोनों बजट है वो एक साथ प्रेजेंट किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। आकवर्थ कमेटी जो कि 1920 में बनाई गई थी, असल में विलियम आकवर्थ था उसके अंडर इस कमेटी को बनाया गया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस तरह से अलग अलग जो बजट है इनको प्रेजेंट किया जा सकता है, जनरल बजट अलग, रेलवे अलग। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में लगी। थोड़ा यहाँ रेलवे बजट के बारे में और बताया जा रहा है, ठीक है, कि रेलवे बजट प्रेजेंट किया था हर साल यूनियन बजट से कुछ टाइम पहले, पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको 2016 में चेंज कर दिया, ठीक है। 2017 से एक ही साथ प्रेजेंट होना शुरू हो गया। फिर आकवर्थ कमेटी की भी बात की गई कि उन्होंने 1924 में इसको कर दिया था कि नहीं अलग अलग प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप आप पूरा कंसेप्ट यहाँ पर समझ पाए, ठीक है। 12th क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स एमसी का क्वेश्चन है। एफसीआरए इस टाइम पे बहुत न्यूज में चल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एफसीआरए को लेकर 3 स्टेटमेंट है, आपको इनमें से करेक्ट ढूंढनी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कह रही है एफसीआर रेगुलेट करती है फॉरेन डोनेशंस, ताकि जो भी बाहर से पैसा डोनेशंस के तौर पे इंडिया में आ रहा है वो सही तरह से यूज हो, किसी भी तरह से इंडिया की सिक्योरिटी या मतलब सेफ्टी से लेकर कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब फॉरेन डोनेशंस ले सकती है सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल पर्पसेस के लिए। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो भी यहाँ पर एफसीआरए के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको एनुअल रिटर्न्स भरनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कितना पैसा कहाँ से आया, किस तरह से, वो सब कुछ यहाँ पर रिवील करना पड़ता है। आपसे पूछ रहे करेक्ट स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है पहली 2 सही है, सेकंड और थर्ड सही है, पहली और थर्ड सही, या फिर सारी ही सही है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एफसीआरए रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस, तो जो बाहर से पैसा आ रहा है वो इंडिया में किसी भी तरह से गलत तरीके से यूज ना हो, ये मेन कंसेप्ट है एफसीआरए के पीछे। जो भी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस है एफसीआरए के साथ वो सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चर पर्पस के लिए
FCRA के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकती है डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और एनुअल रिटर्न जो है यहाँ पर फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है, तो एक एक्ट पास किया गया था ताकि जो फॉरेन फंडिंग वगैरह उसकी एक्सेप्टेंस ईजी हो सके और अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से फॉरेन फंड जो है वो कौन कहाँ यूज कर रही है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। जो भी इंडिया में ऐसा NGO या ऐसा ग्रुप है जिसको फॉरेन फंडिंग आनी है या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनको इसमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी का। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी इंडियन स्टेट है जो अपने बिजनेसेस वगैरह बैंकिंग का जो भी काम है वो RBI के साथ मिलकर नहीं करती। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के पूछा क्योंकि ना अब ये चीज अपडेट हो चुकी है। तो मैं आपको मतलब एक चीज समझाना चाहता था। जैसे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट ट्रांजैक्ट इस बिजनेस थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सोचोगे ऐसी कौन सी स्टेट है जो RBI के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। इसका सही आंसर मतलब एक टाइम तक होता रहा सिक्किम। तो सिक्किम में क्या होता रहा, देखो असल में जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम था, सिक्किम की सरकार उनके साथ अपनी बैंकिंग वगैरह करती थी और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम RBI के अंडर नहीं आता था। पर अगर आप देखो 2021 का ये आर्टिकल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपनी रेगुलेटरी रिव्यू में लेकर आ चुका है। क्योंकि ऐसा था कि 2020-21 में इंडिया में काफी सारे जो घोटाले वगैरह थे उनके बारे में सर्चेस चल रही थी। तो RBI ने बोला कि सबसे बेस्ट है कि हमारे अंडर अगर आप बैंक को डालते रहोगे तो हम नजर अच्छे से रख पाएंगे। तो ये चीज अब चेंज हो चुकी है। पहले स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी चीज है जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक एम नहीं होती, कि उनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी बैठती है उसको इनमें से किसी एक चीज के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज्यादा पुश करना, ये उनका फोकस नहीं होता। क्या डायरेक्ट क्रेडिट विद ऑब्जेक्टिव क्रिएशन, ये उनका फोकस नहीं होता। टू कंट्रोल प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन, क्या ये उनका फोकस नहीं होता। तो ग्रोथ, पैसा जो है लोन के तौर पे देना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, क्या ये तीन उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। टू इंश्योर सोशल जस्टिस, आपको पढ़ के पता है कि सोशल जस्टिस के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं होती। उनमें मेन होता है कि कंट्री में पैसे की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितना पैसा बढ़ाना है, कम करना है, महंगाई कंट्रोल करना, ये सभी मेन फोकस है। सोशल जस्टिस मतलब देखो ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के प्रोसेस में सोशल जस्टिस आ गया तो आ गया, उनका ध्यान अलग से ध्यान नहीं होता कि सोशल जस्टिस भी हमने क्रिएट करना है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे।